हेलो एवरीवन। रिवीजन टेस्ट पेपर्स फॉर जनवरी 2025 जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो आ चुके हैं, आईसीएन निकाल दिए। तो मेरे जो सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके रिवीजन टेस्ट पेपर्स मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर का एक दो तीन पर्पस होता है। नंबर वन, एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हमारे एग्जाम के लिए अगर इंस्टीट्यूट ने आरटीपी निकाला है तो उनका किस डायरेक्शन में उनका मूवमेंट हो रहा है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस है, हमसे कुछ छूट गया हो। सेकेंड, नए नए कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इसी बहाने वो प्रैक्टिस हो जाते हैं। थर्ड, एक और फ़ायदा होता है कि खुद के पढ़े हुए पे एक भरोसा हो जाता है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो मैं इससे सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो आओ मैं ये डिस्कशन कर देता हूँ। आज अभी इस लेक्चर में मैं लॉ के आरटीपी को डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर टू कॉर्पोरेट, आपको मालूम है कि 6 पेपर है आरटीपी सीए इंटरमीडिएट में। पहला अकाउंटेंसी होता है, दूसरा लॉ होता है और तीसरा होता है टैक्सेशन, DTIDT। पेपर 4 इज कॉस्ट, पेपर 5 इज ऑडिट 100 मार्क एंड पेपर 6 इज FMSM, जिसमें मैं पेपर 6 भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑडिट SM इनके डिस्कस होंगे। आज लॉ का डिस्कशन हो रहा है। ओके, ये इंस्टीट्यूट की आरटीपी है, वही मैं तुम लोगों को दिखाकर अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इस आरटीपी डिस्कशन का प्लीज़ फ़ायदा उठाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई अगर एक बार तुम ये वीडियो भी देख लो तो तुम्हारा आरटीपी का वो जो पूरा एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। कि एक मन में एक बैकलॉग रहता है ना, पिन पॉइंट की आरटीपी करना है, तो अरे वीडियो ही देख लो, उसी बहाने पूरा आरटीपी खत्म हो जाएगा, तुमको और अलग से उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्टार्ट करते हैं। टोटल इन्होंने 20 क्वेश्चन डाले हैं, 10 MCQs हैं और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आरटीपी मैं तो बोलूँगा छोटा है, ये इनफैक्ट 100 मार्क के एक प्रॉपर पेपर जितना साइज़ का भी नहीं है। क्योंकि 100 मार्क का एक जो पेपर होता है ना, उसमें 30 मार्क के जो MCQ आते हैं उसमें 15 MCQs होते हैं, जबकि यहाँ पर केवल 10 MCQs हैं। इसके अलावा 70 मार्क का जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, उस 70 मार्क में भी 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 14 मार्क का होता है, 14 × 5 70, और 14 मार्क के क्वेश्चन में भी 3 से 4 पार्ट होते हैं। तो आप सोच लो कम से कम भी वहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव में अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ तो केवल 10 ही हैं, तो किसी भी हाल में मैं इसको 100 मार्क का पेपर तो नहीं रैंक करने वाला। ओके, दूसरी बात, मैं जब अभी आपको इसके MCQs डिस्कस करूँगा, आप देखोगे 10 में से 9 MCQ एकदम ही सड़क छाप लो लेवल के MCQ हैं। केवल एक MCQ है जो बहुत तगड़ा है, अच्छा है, जहाँ पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा वो सॉल्व हो जाएगा उससे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्क्रिप्टिव इसके अच्छे हैं। ABC लिमिटेड, ये कंपनी 1 जनवरी 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई है। हम जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर उस साल नहीं अगले साल गिरता है। तो इनका पहला फाइनेंशियल ईयर गिरेगा 31 मार्च 2024 को, 15 महीने बाद। ये बात खुद केस स्टडी में लिखा हुआ भी है। अब इस कंपनी की एक सब्सिडेरी है, होली ओन्ड सब्सिडेरी, जिसका नाम XYZ लिमिटेड है, और इस कंपनी की एक एसोसिएट कंपनी भी है। हमारी कंपनी का नाम क्या है? ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी और इसकी एक सब्सिडेरी कंपनी है XYZ और एक एसोसिएट कंपनी है MNO। अब इन्होंने AGM कंडक्ट करना है, तो AGM को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, बता देते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि बताओ फर्स्ट AGM करने का लास्ट डेट क्या है, विच इज़ वेरी इजी, 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 24 है, वहाँ से 9 मंथ आप जोड़ोगे तो आएगा 31 दिसंबर 2024। तो बहुत ही ईजी था। सेकंड वाला, अब इन्होंने बोला कि सेकंड AGM कब होगा, तो वो भी एकदम सिंपल है। इस कंपनी का सेकंड ईयर क्या होगा? 31 मार्च 2025। अब सेकंड AGM जो होगा उसमें 2 टाइम लिमिट होती है, 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड और 15 मंथ्स ऑफ लास्ट AGM विच एवर इज अर्लियर। वो सॉल्व करके 30 सितंबर ही आना है, तो 30 सितंबर 2025। थर्ड, यस, मैं बोल रहा था ना 10 में से एक ऐसा MCQ है जो बहुत तगड़ा है, वो यही वाला है। ठीक है, ओके, ये नहीं, इसके बाद वाला है। ये MCQ क्या बोलता है कि ABC लिमिटेड के पास एक सब्सिडियरी और एक एसोसिएट है, तो क्या इनको CFS कंसोलिडेटेड एफएस बनाने की ज़रूरत है? यस, इट हैज़ अ सब्सिडियरी कंपनी, सो इसको CFS बनाने की ज़रूरत है। बाकी 3 ऑप्शंस गलत, सिर्फ एक ही सही। यस, इसको एक सब्सिडियरी बनाना पड़ेगा। नंबर 4, SR का फॉर्मूला क्या होता है? वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स वोट्स अगेंस्ट, तो ये रहा। नंबर 5, ये गुड MCQ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी। तो एक चेन जब बनता है 2 लेयर वाला, अल्टीमेट होल्डिंग, इंटरमीडिएट होल्डिंग और फिर सब्सिडियरी, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 होल्डिंग कंपनी होगी। एक अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जिसके नीचे 2 सब्सिडियरीज है और एक इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी जिसके नीचे एक सब्सिडियरी है। तो कायदे से तो दोनों होल्डिंग कंपनी को अपने अपने हिस्से का CFS बनाना चाहिए, परंतु इसमें एक एग्जेम्पशन होता है कि जो बीच वाली होल्डिंग कंपनी है इंटरमीडिएट, उसको CFS बनाने से एग्जेम्पशन है अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो पहली कंडीशन होती है कि अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी CFS बना रहा है, वैसा कोई डिस्कशन यहाँ है नहीं।
दूसरा एग्जाम्पशन होता है कि इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी के जो अदर शेयर होल्डर्स हैं उनको इसके एग्जाम्पशन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और तीसरा कि ये इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो 3 कंडीशंस होते हैं तब जाके एग्जाम्पशन मिलता है। इन्होंने 3 कंडीशन नहीं, सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन बना के पूछा है, ठीक है। प्रिंट में आप देखोगे तो ये पहली कंडीशन रहती है, अंडर विच कंडीशंस ABC इज एग्जेम्प्ट। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर इन्होंने ना दो कंडीशन की बात नहीं की, सिर्फ एक ही की बात की है। तो अब जितना MCQ है उसी हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। 3 कंडीशन के बदले सिर्फ एक पे बात किया तो एक ही पे बात कर लो। वो ये है, अगर ये कंपनी ABC लिमिटेड जो हमारी मेन कंपनी है, अगर ये किसी की खुद की सब्सिडरी होती तो वहाँ पर अब होली ओन्ड लिखा है जो कि जरूरी नहीं है। इसका आंसर होता है या तो होली ओन्ड है या पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है। एंड इसके सारे शेयर होल्डर्स या फिर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो राइटिंग में लिख के दे दें कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, तब जाके एग्जाम्पशन एंजॉय कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर बेस करके इन्होंने ये MCQ सेट किया, तो आंसर है A। अब 5 MCQs हो गए, 5 और MCQs हैं जो इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग कहानी और MCQ। ये पहला वाला है, ठीक है, इधर देख लो। एक पार्टनर है LLP का, ये LLP के ऊपर है। LLP का एक पार्टनर है, आप जानते हो LLP में लिमिटेड लायबिलिटी होता है। अगर पार्टनर कोई भी काम करे और ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फर्म उसके लिए लायबल नहीं है। नंबर 1, पार्टनर ने जो काम किया वो उसके अथॉरिटी से बाहर था। एंड सेकेंड, जिस थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसको पता था कि पार्टनर इज नॉट ऑथराइज टू डू दैट। तो थर्ड पार्टी भी जानता है कि पार्टनर की गलती है और पार्टनर को तो खुद को पता है कि वो अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा जाके कुछ कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसीलिए फर्म इज नॉट लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर है डी, द फर्म इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी LLP एक्ट पे बेस करके है, सेक्शन नंबर 6। LLP में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। अगर एक पार्टनर चला जाए तो एक ही बचा। उस एक पार्टनर को 6 महीने तक का समय कि वो और एक पार्टनर लेके ले आए और मिनिमम 2 कर ले। पर अगर वो 6 महीने तक कोई भी और पार्टनर लेके नहीं आता है तो 6 महीने के बाद से अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। तो यहाँ 2 LLP में पार्टनर्स थे, राज और रानी। रानी रिज़ाइन करके चली जाती है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को अगर रानी रिज़ाइन करी तो 6 महीने का मतलब क्या होता है, टिल 1 जुलाई। तो 30 जून या 1 जुलाई तक आपको एक नया पार्टनर लेके आना चाहिए था, पर राज ने किसी को पार्टनर बनाया नहीं। 6 महीने बीत गए। अब अगस्त महीने में राज ने कोई लोन वगैरह लेके डेट इनकर कर लिया तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल है, सेक्शन 6 ये रहा। फिर ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑडिट वाले चैप्टर पे क्वेश्चन है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स वाला एक चैप्टर है ना लॉ के अंदर, उस पर क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर बनने जा रहे हो तो आप उसके अंदर इक्विटी शेयर्स, आप या आपका रिलेटिव उस कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता। हाउएवर रिलेटिव को 1 लाख तक का एग्जाम्पशन होता है। रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटीज अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन दैट कंपनी, ये अलाउड है। तो यहाँ पे जो CA है उनकी जो वाइफ है वो एग्जैक्टली 1 लाख फेस वैल्यू का ही होल्ड कर रही है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। 1 लाख के ऊपर जाने से डिस्क्वालिफिकेशन होता है, 1 लाख तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। तो आप बिल्कुल इस कंपनी का ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हो। तो आंसर है C। नंबर 9, ये तो महा ईजी है। एक कंपनी के अंदर 51% शेयर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है तो गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा, बिल्कुल। तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 10 नंबर क्वेश्चन, यही बड़ा अच्छा है। जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं गुड फेथ का। जनरल क्लॉजेज एक्ट के अनुसार गुड फेथ का मतलब होता है कि वेदर द एक्ट हैज़ बीन डन ऑनेस्टली, वेदर इट हैज़ बीन डन नेग्लिजेंटली और नॉट। तो जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है कि हमारे लिए सिर्फ ऑनेस्टी मायने रखती है, नेग्लिजेंस मायने नहीं रखता। लेकिन वहीं पे इसके डिस्कशन में मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग का केस था, जहाँ क्लियरली बोला गया था कि हर एक्ट में आप जनरल क्लॉज एक्ट का मतलब फॉलो नहीं कर सकते, आपको पर्टिकुलर एक्ट की परिस्थितियां भी देखनी पड़ेंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट जैसे एक्ट हैं वहाँ पर गुड फेथ के मतलब ऑनेस्टी भी होना चाहिए, नेग्लिजेंस भी होना चाहिए, डिलीजेंस भी होना चाहिए, कि मतलब आप केयरफुल रहो। यहाँ पर जो बंदा है उसने गाड़ी खरीदी है ऑनेस्टली, कि उसको उसके मन में विश्वास है कि मेरा दोस्त की अपनी गाड़ी है, ये सोच के उसने खरीदा है ऑनेस्टली, पर वो डिलीजेंट बिल्कुल नहीं है। आप अगर गाड़ी खरीदोगे किसी से तो गाड़ी का RC सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखना चाहिए ना, वो उसने देखा ही नहीं है, तो ऑनेस्टी है पर नेग्लिजेंट है। तो मोंग ओंग पू के केस के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऑनेस्टी के साथ डिलीजेंस भी चाहिए। तो आप अगर नेग्लिजेंट हो तो फिर वो गुड फेथ नहीं है। तो अगर गुड फेथ में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ मतलब वो ट्रांजैक्शन वॉइड है, यानी कि जो हमारा बायर है X उसके पास वैलिड ओनरशिप आई ही नहीं। द क्वेश्चन,
एक्स डज नॉट होल्ड वैलिड ओनरशिप। ठीक है, ये थे सर 10 MCQs तुमने देखे अभी। ओके, अब मैं आपके साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, कोई मार्क्स तो इन्होंने दिया नहीं है, ये RTP है, पर 10 क्वेश्चंस है तो आप मान के चलो कोई होगा 2 मार्क का, कोई 3 मार्क का, कोई 4 मार्क का, उस रेंज में। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये देखो, ये सेक्शन नंबर 27 पे बेस्ड है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ बोलता है ना कि आपने IPO से पैसा उठाया फॉर प्रोजेक्ट 1, लेकिन अब आप उस पैसे को डाइवर्ट करके किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय पोस्टल बैलेट, नोटिस देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, वेबसाइट में डालना पड़ेगा, फॉर्म नंबर पास 1 लगेगा। जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है उनको प्रमोटर लोग एक एग्जिट ऑप्शन भी देंगे। साथ ही साथ उस पैसे को आप प्रोजेक्ट में तो लगा सकते हो, पर उस पैसे को आप इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग में नहीं लगा सकते। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 2 प्रॉब्लम। नंबर 1, एक तो ये लोग प्रोजेक्ट को वो पैसे को जिस प्रोजेक्ट के लिए बोल के लिया उसको डाइवर्ट करके कहीं और लगाना चाहते हैं, चलो वो ठीक है, लेकिन कहाँ लगाना चाहते हैं, ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन 27। आप बचे हुए पैसे को या पैसे को किसी इक्विटी ट्रेडिंग में नहीं लगा सकते, प्रोहिबिटेड है वो। तो इन्होंने बाकी ज्ञान दिया है कि SR पास करेंगे, ये वो करेंगे। बताओ तो ये प्रपोजल वैलिड है क्या, इनवैलिड है। आप IPO का पैसा को उठा के इक्विटी ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकते, इनवैलिड आंसर। सेकंड, ये स्वेट इक्विटी शेयर का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 54। ये एक मतलब टेक्नोलॉजी वाली IT कंपनी है जो स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाहती है अपने एम्प्लॉयज को, बदले में KIV मिलेगा, नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू एडिशंस। तो सवाल क्या है, सवाल में हमें बोला एडवाइस करने, वैलिड इनवैलिड नहीं बोला, एडवाइस करने, वैलिड भी है ये और एडवाइस करने। तो आप पूरा एडवाइस करोगे कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर देना है तो SR पास करो, SR पास करते हो सारी डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं टू द शेयर होल्डर कि हाउ मेनी शेयर्स यू आर गिविंग, एक्सचेंज में क्या मिल रहा है, किस एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स को दे रहे हो, ऑल डिटेल्स। थर्ड पॉइंट होता है आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर कितना इक्विटी शेयर दे सकते हो। द आंसर इज 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज ऑफ द इशू वैल्यू विच एवर इज हायर। तो यहाँ इनका इशू वैल्यू तो अलग से कुछ दिया नहीं है, तो आप फेस वैल्यू को इशू वैल्यू मान लो। यहाँ टोटल पेड अप कैपिटल है 20 करोड़, तो 20 करोड़ का 15% होता है 3 करोड़, 3 करोड़ और 15 करोड़, 5 करोड़ विच एवर इज हायर, 5 करोड़, तो 5 करोड़ तक का इशू कर सकते हैं, और ये लोग तो 4 ही करोड़ कर रहे हैं, चलेगा। और एक कंडीशन होती है कि किसी भी कंपनी में मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर कितना हो सकता है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। तो पेड अप इक्विटी इनका 20 करोड़, उसका 25% 5 करोड़ तक चलेगा। तो आप तो 4 ही करोड़ इशू करना चाहते हो तो वैलिड है। तो एक तो आपको बताना पड़ेगा न्यूमेरिकली सॉल्व करके कि ये जो 4 करोड़ के स्वेट इक्विटी हम दे रहे हैं वैलिड है, प्लस आपको वो स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह वाले कंडीशंस भी बोलने पड़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ वैलिड इनवैलिड नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि आप कृपया एडवाइस करें कि हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, तो आपको प्रोसीजर भी बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये सेक्शन 79 पर है, विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। सेक्शन 77 क्रिएशन ऑफ चार्ज के अनुसार नियम ये होता है कि कोई भी कंपनी जो लोन लेती है और अपने एसेट्स को गिरवी रखती है तो एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होता है, तो विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ROC के पास आपको CHG1 फॉर्म जमा करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड क्रिएशन ऑफ चार्ज। सेक्शन 79 इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के कई केसेस होते हैं, उसमें से एक होता है कि अगर किसी दूसरी कंपनी ने हमारी कंपनी के चार्ज असेट को खरीद लिया है तो ये बात ROC को बतानी जरूरी है, इट्स अ मॉडिफिकेशन बिकॉज बोरोवर चेंज हो रहा है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है, इसके लिए वापस से जो नई कंपनी है जिसने खरीदा है हमारे चार्ज असेट को, उसको CHG1 ROC के पास जमा करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। इन द गिवन क्वेश्चन क्या हुआ है कि जो नई कंपनी है वो आर्गूमेंट कर रही है बैंक के साथ, बैंक वाले बोल रहे हैं कि भाई आपने इस असेट को टेक ओवर किया फ्रॉम अनदर कंपनी, तो चार्ज वापस से रजिस्टर करो। और वो जो बायर कंपनी बोलती है हम क्यों करें रजिस्टर चार्ज, वो तो पहले से एक बार रजिस्टर्ड है ना। तो यहाँ बायर कंपनी गलत है, बायर कंपनी को मॉडिफिकेशन के टाइम पे वापस से चार्ज रजिस्टर करना पड़ता है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है, वहाँ पे खरीदने वाला कंपनी नहीं था, इंसान था, शायद रंजीत नाम था उसका, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन किया हुआ है। तो कंपनी जो बोल रही है गलत बोल रही है, बायर कंपनी को मॉडिफिकेशन के लिए फिर से चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में मैं क्लियर बता देता हूँ स्टूडेंट्स को, बाद में आप लोग मेरे को ईमेल पर डाउट भेजोगे, मैं पहले से बता देता हूँ। आंसर में ICI से एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो डेफिनेशन होता है वो सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज 40 होता है, 2 का क्लॉज 10 नहीं होता। आंसर में गलती से इंस्टीट्यूट ने लिख दिया क्लॉज 2 का, ये सेक्शन 2 का क्लॉज 10, दैट्स अ मिस्टेक। ओके, 2 का 40 होता है। अब सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीज़ें आती है, वी नो दैट बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी नोट्स। उसी में एक एग्जाम्पशन होता है कि 4 प्रकार की कंपनियां होती हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, OPC, स्मॉल, डॉर्मेंट और स्टार्टअप।
हमें डेटा दिया है और डेटा के अनुसार बोला है कि आप एक एक करके कंपेयर करके बताओ कि इसमें एग्जाम्शन लगेंगे कि नहीं और उसको कैश फ्लो बनाना है कि नहीं। कंपनी का नाम है सैम प्राइवेट लिमिटेड। इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विशाल लिमिटेड। ऑब्वियसली अगर सैम प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है तो वो ओपीसी तो हो नहीं सकता, बिकॉज ओपीसी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है जो कि मनुष्य होता है। तो ओपीसी कैन बी अ होल्डिंग ऑफ सम कंपनी बट ओपीसी कैन नेवर बी अ सब्सिडरी। तो ये ओपीसी तो है नहीं। सर ये स्मॉल कंपनी भी नहीं है, बिकॉज स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में भी 3 एग्जाम्पन होते हैं, होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी, स्टैट्यूट। सो इफ इट इज अ सब्सिडरी इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ स्मॉल कंपनी। फिर हमें बोला कि एक्टिवली बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, तो डोरमेंट कंपनी भी नहीं है, और हमें अलग से लिख के बोला है कि ये स्टार्टअप भी नहीं है। तो ये कंपनी, सैम कंपनी, इन चारों में से किसी में भी कवर्ड नहीं है एग्जाम्शन में। दैट इज वाई इनको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो सवाल है क्या इन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है? यस। और तो और मैं बोलूँगा सैम प्राइवेट लिमिटेड एक डीम्ड पब्लिक कंपनी है, बिकॉज इसकी जो होल्डिंग है उसका नाम क्या है? विशाल लिमिटेड, विच इज़ अ पब्लिक कंपनी। इजी क्वेश्चन था, 15 नंबर। ठीक है, ये बहुत सुंदर है। एक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस अगरतला में है। अगरतला, इतना सबको पता होगा, भारत में जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उनकी राजधानी, कैपिटल का नाम सबको पता होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नॉर्मली किसी भी कंपनी का एजीएम कहाँ होना चाहिए? नॉर्मली जिस शहर में उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं होना चाहिए। तो अगरतला शहर में अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो एजीएम वहीं होना चाहिए, परंतु इन्होंने एजीएम किया गोवा में। तो क्या ये अलाउड है? मैं बताता हूँ। अगर एक कंपनी अनलिस्टेड है और उसके सारे मेंबर्स राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा कंसेंट दे दें कि कहीं और करना है, तो वो कंपनी एनीवेयर इन इंडिया अपना एजीएम कर सकती है। तो मैं 3 बातें बोलूँगा। पहली बात, इन्होंने एजीएम कहाँ किया? गोवा, जो कि इंडिया में है। दूसरी बात, ठीक है, इन्होंने इनके सारे मेंबर्स ने, ऑल मेंबर्स ने ईमेल में अग्री किया है, तो वो भी सही है। ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, ये भी सही है। तो ये लोग भारत में कहीं भी कर सकते हैं, तो गोवा में जो किया सही किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मीटिंग कितने बजे बुलाया? 3 बजे। मीटिंग का कॉल 3 बजे होना जरूरी था, क्योंकि नियम होता है कि 9 से 6 में कॉल होना चाहिए, खत्म भले ही 6 के अंदर ना हो। खैर यहाँ तो खत्म भी 6 बजे हो गया, पर अगर 6 बजे खत्म नहीं भी होता तो भी चलता, बिकॉज कॉल कब हुआ था? 3 बजे, जो कि 9 से 6 के बीच में। मीटिंग कब हुआ है? 31 जुलाई। वी ऑल नो 31 जुलाई कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है, तो उस दिन एजीएम आप कर सकते हो। तो सभी कसौटियों पे खरा उतरता है, यानी ये एजीएम बिल्कुल वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है, इससे मैं पहले से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। सेक्शन नंबर 142 इज अबाउट ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। उसमें क्लियर नियम होता है कि एजीएम में जो भी ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं उनका रेम्यूनरेशन विल बी डिसाइडेड इन द एजीएम बाय द शेयर होल्डर्स, या फिर एजीएम में शेयर होल्डर्स बीओडी को पावर दे सकते हैं कि वो लोग डिसाइड कर ले रेम्यूनरेशन क्या होगा। इन दिस गिवन केस एक ऑडिटर की नियुक्ति हुई है और हमें क्लियर बोला है कि वो फर्स्ट ऑडिटर नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑडिटर तो बीओडी द्वारा अपॉइंटेड होता है, तो वो सबसीक्वेंट ऑडिटर है। अब क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला है कि एजीएम में शेयर होल्डर्स ने बीओडी को ये पावर दिया है कि वो रेम्यूनरेशन डिसाइड करें। सीधा सीधा बोला है कि बीओडी ने बोल दिया रेम्यूनरेशन हम डिसाइड करेंगे। क्या बीओडी को ये हक है? नहीं। बीओडी रेम्यूनरेशन तभी डिसाइड कर सकता है व्हेन द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग हैव डिटरमाइंड द मैनर इन विच द रेम्यूनरेशन विल बी डिसाइडेड, एंड दैट मैनर में इंक्लूड एम्पावरिंग द बीओडी टू डिसाइड द रेम्यूनरेशन। तो क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला कि एजीएम में शेयर होल्डर्स ने बीओडी को ये पावर दिया कि भाई आप निकाल लो। तो जब तक नहीं दे तब तक बीओडी के पास ऐसा कोई रेम्यूनरेशन निकालने का पावर नहीं है। हेंस द बीओडीज कंटेंशन कि वो उनको हक है, गलत है, इनवैलिड है। 17 नंबर क्वेश्चन मुझे बहुत मस्त लगा, इसको मैं पूरा धीरे धीरे समझाऊंगा एकदम। मैंने उसके लिए डायग्राम भी ड्रॉ किया। देखो ये एलएलपी का क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन है, दोनों के लिए मैंने प्रॉपर डायग्राम देके समझाया है। ओके, इसमें यहाँ पर 2 मसले हैं। नंबर 1, एलएलपी की एक पार्टनर है प्रिया। प्रिया ने अपना घर बदला है, एलएलपी का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, प्रिया का एड्रेस चेंज हुआ है। प्रिया मूव्ड टू अ न्यू एड्रेस बट फॉरगॉट टू नोटिफाई द एलएलपी अबाउट द चेंज ऑफ एड्रेस। एज पर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 and 2 ये नियम होता है कि जिस पार्टनर का भी सपोज प्रिया का अगर एड्रेस चेंज हो रहा है तो उसको फॉर्म नंबर 6 15 दिन में एलएलपी को देके बता देना चाहिए कि भाई मेरा एड्रेस चेंज हुआ है। नहीं बताने पर प्रिया पे 10,000 की पेनल्टी है। वैसे ही एलएलपी को भी वो जो चेंज ऑफ एड्रेस है वो आरओसी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए फॉर्म 4 जमा करके विद इन 30 डेज। अगर एलएलपी जमा नहीं करेगा तो एलएलपी पे भी 10,000 की पेनल्टी है।
तो यहाँ प्रिया ने गलती की है, पर सज़ा दोनों को मिलेगी, प्रिया को भी मिलेगी और एलएलपी को भी मिलेगी, ठीक है, पेनल्टी दोनों को ही मिलेगी। अगला एक और क्वेश्चन है, दो पार्टनर्स थे अमित और प्रिया, तो अमित का जो कजिन भाई है रमेश, वो पार्टनर के तौर पे एडमिशन हुआ है, तो उसको लेके भी लीगल कंप्लायंस है, ठीक है। जिस पार्टनर का भी एडमिशन होता है एलएलपी के अंदर, वहाँ पर एलएलपी की जिम्मेदारी है कि वो 30 डेज के अंदर आरओसी के पास फॉर्म 4 जमा करे, विच इज़ ड्यूली साइंड बाय अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एंड अलॉन्ग विद दैट इनकमिंग पार्टनर का कॉन्सेंट जमा करे। नहीं जमा करने पर एलएलपी पे पेनल्टी है 10,000 की। तो इन्होंने ये सब जमा जुमा तो किया था, पर 2 महीने बाद, तो ये तो लेट हो गया ना, तो लीगल कंप्लायंस नहीं हुआ, तो पनिशमेंट तो मिलेगी। नाउ यहाँ पर आईसीआई ने अपने आंसर के अंदर पेनल्टी का अमाउंट 10,000 ये सब लिखा नहीं है, खाली बस बोला है वायलेशन हुआ है, लीगल कंप्लायंस नहीं हुआ है। पर मैंने जस्ट टू गिव यू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन इट्स एंटायरिटी, मैंने पूरा तुम लोगों को ये बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। तुम चाहो तो इसकी ये फोटो पॉज करके फ़ोटो खींच के आरटीपी का अगर प्रिंट आउट लिया तो वहाँ ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। इससे बहुत क्लैरिटी आएगा कि यार इस टाइप का कोई क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आता है तो सचेत रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, ये लल्लू था जनरल क्लॉसेज एक्ट का। क्लियर बोला है कि जो नया कानून आया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, वो प्रेसिडेंट ने साइन किया 15 जुलाई को, दैट इज एनएक्टमेंट डेट, और उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 1 में कि कमेंस होगा 1 सितंबर को। तो कमेंसमेंट डेट क्या, 1 सितंबर। तो एनएक्टमेंट डेट 15 जुलाई है, कमेंसमेंट डेट 1 सितंबर है। इसका मतलब 1.5 मंथ्स का टाइम मिला है हर कंपनी को टू डू द लीगल कंप्लायंस, क्योंकि कमेंस होगा 1 सितंबर से। तो क्वेश्चन था सेक्शन 5 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट पे कमेंसमेंट में, सेक्शन 5 यही बोलता है कि अगर किसी लॉ में कमेंसमेंट का डेट अलग से नोटिफाई नहीं किया तो प्रेसिडेंट के साइन किए हुए डेट को ये मान लेंगे, पर यहाँ तो अलग से नोटिफाइड है कि 1 सितंबर को आएगा, तो 1 सितंबर से लागू होगा। तो एक कंपनी है ग्रीन अर्थ, उनको टेंशन है कि कमेंसमेंट के पहले कोई ग्रेस पीरियड है क्या। हाँ जी है, कमेंसमेंट 1 सितंबर को है, उसके पहले आपके पास ग्रेस पीरियड है 15 जुलाई से लेके 31 अगस्त, 1.5 मंथ्स का आपके पास समय है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, ये नवंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे बुक में क्लास में पढ़ाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। यूजेज, कस्टम्स और प्रैक्टिस के ऊपर आपको समझाना है कि हाउ दे हेल्प इन इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे तुम 2 सेकेंडरी रूल्स का नाम ले सकते हो, ऑप्टिमा लेगुम और कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, ठीक है। एक होता है कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, एंड कंटेम्पोरेनिया बोलता है लॉ शुड बी रेड एज एंड व्हेन द टाइम, इमेजिनिंग द टाइम, द कंटेम्पररी सिचुएशन व्हेन द लॉ वाज एनैक्टेड। तो यूजेज प्रैक्टिस का पूरा एकदम रिपीट क्वेश्चन है, बुक में मिल जाएगा, मैंने अपने बुक का पेज नंबर भी लिख दिया है। आखिरी क्वेश्चन ये फेमा का है, ये भी बहुत आसान है। एक बंदा है रवि, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 200 दिन भारत में था, मतलब मोर देन 182, चलो ठीक है, परंतु प्रॉब्लम ये ही इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे आदमी को तो हम पीआरओ मानते हैं ना। अगर आप ना पहला वाला प्राइमरी टेस्ट आपका पास हो गया पर सेकेंडरी टेस्ट फेल, तो आप पीआरओ माने जाओगे। तो ही इज लिविंग इंडिया फॉर जॉब ऑफर इन कनाडा और वहीं पे सेटल होना चाहता है। सेटल वाली बात छोड़ो, एम्प्लॉयमेंट ले जा रहा है ना, तो पीआरओ माना जाएगा। तो आंसर इज पीआरओ। तो ये था सर डिस्कशन ऑफ आरटीपी लॉ फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप मैंने बहुत क्रिस्पली सारी बातों को अच्छे से तुम्हारे सामने रखा, डिस्कस किया है। हाफ एन आवर का तुम ये जो इन्वेस्टमेंट करोगे इस आरटीपी की क्लास को देखने से, इससे तुमको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि यार कैसा क्वेश्चन आता है, कहाँ पे देखो हार्ड आ गया जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा, और मन में जो एक बैकलॉग रहता है कि आरटीपी पेंडिंग है, वो भी डिस्कशन हो जाएगा, वो पढ़ लिया खत्म। एक बार तुमने वीडियो देख लिया, अब तुम्हारा काम खत्म, तुम्हें आरटीपी का कोई प्रिंट नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, तुमको सारे नए क्वेश्चन पता चल गया, दैट्स ऑल। तो तुमको मैं मिलूँगा वापस से एक नए वीडियो में जहाँ पर हम लोग ऑडिट वाला आरटीपी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।